हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो स्वागत है आपका अपना चैनल आरएफ शिक्षा पर, जहां आपको मिलता है डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम में सीधा सीधा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं इस वीडियो में अब से जो है मॉडल पेपर का सीरीज चलाने वाला हूं, जो कि एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर होने वाला है। एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर रहेगा, यानी 5 सब्जेक्ट का 25 मॉडल पेपर मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ये 5 मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन्हीं 5 मॉडल पेपर में से आपको वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके वजह से मैं एक मॉडल पेपर को 2 पार्ट में मैं बनाऊंगा। जैसे आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर साइंस का मॉडल पेपर सेट 1 का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हमारा 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और इसका पार्ट 2 रहेगा, उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरीके से हम सारे मॉडल पेपर को करेंगे और अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, आसान लैंग्वेज के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा यकीनन भरोसा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज़्यादा लगेगा कि हाँ, हम लोग तैयारी किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और देखिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, मेहनत आपको नहीं छोड़ना है। मेहनत अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, जिसके वजह से आपको आगे चल कर के काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी वक्त है, यही टाइम है मेहनत करने का। आप लोग जोर लगा के मेहनत करिए, दम लगा करके मेहनत करिए और बोर्ड एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, ताकि आपको गांव समाज में जो है आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंटरटेन होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको साइंस को बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा। जिसको भी साइंस से डर लगता है या साइंस लगता है कि बहुत भारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब माइंड से फालतू की बातें आप लोग हटा दो और पूरा फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ इस वीडियो को देखो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वीडियो को देखने के बाद लगेगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी रिजल्ट ज़्यादा ला सकते हैं। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो को आराम से देखो, अच्छे से देखो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारा फर्स्ट सवाल कह रहा है, देखिए फर्स्ट सवाल है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण सबको पता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि 0, ऑप्शन नंबर बी में है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है धनात्मक। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। देखो बच्चों, ये है हमारा समतल दर्पण। यहाँ पे कोई तस्वीर खड़ा हुआ, यहाँ पे कोई चित्र खड़ा हुआ, जैसे ही यहाँ पे समतल दर्पण यहाँ से ऐसे रंगीन रहता है, जैसे यहाँ समतल बन करके यहाँ रोशनी आया तो यहाँ से जाने के बाद ऐसे ही वापस आता है और एक जा करके अनंत के पास टकराता है। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो अनंत होता है। अनंत का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, चलते रहेगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब के किस ओर बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। जो प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रतिबिंब का मतलब होता है पिक्चर। जैसे आप कोई दर्पण के सामने खड़ा हो जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब बनता है। तो वही बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के किस ओर बनेगा। दर्पण के इस ओर बनेगा या दर्पण के आगे बनेगा या दर्पण के पीछे बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के आगे बनता है। कहाँ बनता है बच्चों, दर्पण के आगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि यदि अवतन कोण 30 डिग्री हो तो प्रवर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। यदि आप, ये हमारा सवाल कर रहा है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री का होगा तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 4 कह रहा है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो प्राकृतिक प्रकाश की चाल क्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दर्पण है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दर्पण है, यहाँ से एक आपतित ई गया, प्रकाश गया, यहाँ उसका चाल सी है, ठीक है। तो यहाँ से वापस आएगा तो इसका क्या हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे किसी की शादी है, ठीक है। शादी में एक लड़की जो है पूरा मेकअप वेकअप करके यहाँ शादी में गई, यहाँ पे शादी हो रहा है, शादी में एक लड़की मेकअप वेकअप करके गई, तो यहाँ पर से वापस जो आएगी तो वो वापस उसी मेकअप के साथ आएगी। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल, यहाँ से एक प्रकार की चाल यहाँ से सी गया तो वापस वहाँ पे सी आएगा। यानी यहाँ से
सी गया तो वापस हमारा सी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक लड़की मेकअप वेकअप करके एकदम यहाँ गई सर्दिया में, और एकदम वैसी वापस लौटी के घर एकदम मेकअप हुआ के साथ। लेकिन लड़कवन के साथ ऐसा नहीं है, लड़कन थोड़ा मोड़ा पहन उनके गया, वहाँ से आएगा बैल बन के पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ फूड़ के, इतना खटाबे करता है लड़कवन को क्या बोले। लेकिन लड़कियाँ जाएगा आराम से खाना वाना खा के वापस आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा सवाल नंबर 5 कह रहा है कि गोलीय दर्पण में कार्तिक चिन्ह परिघाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। गोलीय दर्पण में कार्तिक चिन्ह परिघाटी के अनुसार मूल दर्पण लिया जाता है, मूल बिंदु लिया जाता है। तो मूल बिंदु हमारा ध्रुव पर लिया जाता है। हमारा किस पे लिया जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुव पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 6 कह रहा है कि जब प्रकाश सघन से विरल के माध्यम में जाता है तो उसकी गति, जब प्रकाश सघन से विरल के माध्यम में जाता है, जैसे आप धीरे से स्पीड की तरफ जाते हैं तो आपका गति जो है क्या हो जाएगा? उसकी गति क्या हो जाएगी? सघन से विरल की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका गति हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सघन से विरल की ओर जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा गति ए बढ़ जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए कि मार्केट आप गए तो एक जगह पूरा भीड़ है तो आप लोग क्या करिएगा? धीरे धीरे चलिएगा, और वहीं जैसे खाली मिला तो एकदम सन से निकलिएगा, पन से निकलिएगा। तो वही बोल रहा है कि सघन यानी पूरा कोसा कोसी है, पूरा भीड़ है, तो वहाँ पर उसका गति जो है, और सघन है वो जहाँ पे सघन है यानी भीड़ है तो वहाँ पे गति जाहिर सी बात है धीरे धीरे चलेगा, और जैसे ही खाली मिला वो पन निकलना शुरू कर दिया, यानी गति उसका बढ़ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आता होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 7 कह रहा है, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? यानी अपवर्तन होता है तो कौन सी राशि बदलती है? तो अपवर्तन के कारण तरंगदैर्घ्य बदलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है सवाल नंबर 8 कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होती है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति हमारा ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी दो डायोप्टर यानी 2 डायोप्टर 2D हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगा? 2 डायोप्टर। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज यानी एगो कागज ले लिए आप लोग, जैसे आप ही अपना पूरा मुँह पे तेल लगा लिए ढेर सारा, तो वह तेल पूछ रहा है कि तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज क्या होता है? तो तैलीय कागज जो होता है वो पारभाषक होता है। क्या होता है बच्चों? पारभाषक। अभी पारभाषक क्या है सर? तो जैसे देखिए, तेल पूरा एगो कागज ले लिए, उस पर तेल पूरा घस दिए, कड़वा तेल लगा दिए, तो कड़वा तेल में प्रकाश तो पार होगा, लेकिन जो है आपका प्रतिबिंब जो बनेगा, तैलीय कागज का जो पारभाषक होता है, प्रकाश पार हो जाता है। लेकिन आप इसको कैसे समझिए, जैसे आईना है, आईना में आप लोग तेल लगा दीजिए और आईनाकवा के सामने अपनी खड़ा हो जाइए, तो आपका तस्वीर तो आईनक में बनेगा, लेकिन वहाँ पे धुंधला बनेगा, सही नहीं बनेगा, अंधेरा दिखाई देगा। अब आप लोग दोष दीजिएगा ऐनकवा के, अपना गलती मत बोलिएगा कि हाँ मेरा चेहरा ऐसा है, ऐनकवा का बोलेगा ऐनक गलती कर रहा है। हाँ, तो वही कह रहा है कि तैलीय कागज पारभाषक होता है। पारभाषक यानी प्रकाश इसमें चल जाएगा आराम से, लेकिन धुंधला दिखाई देगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 10 कह रहा है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, यानी प्रकाश की चाल किस में न्यूनतम यानी किस में कम होता है? इस ऑप्शन में दिया गया है। ये ऑप्शन जो है, इन ऑप्शनों में से किस में न्यूनतम होता है? जल में न्यूनतम होता है, या निर्वात में न्यूनतम होता है, कांच में होता है, या वायु में होता है? तो प्रकाश की चाल इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच में न्यूनतम होता है। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर कह रहा है 11 कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र माने क्या बच्चों? मानव माने इंसान, मानव माने आदमी, जैसे आदमी होता है उसका नेत्र यानी नेत्र आँख हमारा जिससे हम लोग देखते हैं। तो जैसे किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे पहले हमारे जो आँख में, हमारे नेत्र में पहले उसका पिक्चर बनता है। जैसे किसी चीज़ को देखें तो उसका पिक्चर बनता है, तब हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ ये चीज़ है। जैसे आदमी को देखें तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हाँ ये एक आदमी है। इसको ऐसा ना कि आदमी देखें और जानवर बताने लगे, वैसा नहीं होता है। पहले हमारे नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दृष्टि पटल, जिसको बोलते हैं रेटिना। खाने वाला पटल नहीं, दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। वेरी गुड। दृष्टि पटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। वेरी गुड। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 12 कह रहा है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। जैसे ये आँख है, ठीक है, आँख का अगला भाग जो होता है वो पारदर्शी होता है, उसको कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्निया। ऑप्शन नंबर डी। जैसे घरवा, एक घर है, ठीक है, एक तो घर का जैसे कदम रखते हैं हम लोग, घर में एंटर करते हैं तो गेट मिलता है,
उसी तरीके से कॉर्निया है, कॉर्निया एक अग्रभाग है नेत्र का, और इसके अंदर एंट्री मारते हुए ये प्रकाश को जो है अंदर सोखता है और ये रेटिना की तरह भेजता है। जैसे कोई गार्ड है, गेट पर गार्ड खड़ा है, हम लोग को अंदर जाने के लिए देता है और बोलता है कि हाँ तुमको उधर जाना है, वही कॉर्निया काम करता है, प्रकाश को बताता है कि बाबू तोरा उधर जाना है, रेटिना की तरफ, रेटिना की तरफ प्रकाश जाता है और प्रतिबिंब बनाता है। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 13 कह रहा है कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष को सुधारा जाता है। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष को सुधारा जाता है, तो हमारा बाइफोकल लेंस के द्वारा जो होता है बच्चों, वो जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष उम्र के साथ साथ इंसान को दूर एवं नज़दीक, यानी दोनों दूर एवं नज़दीक दोनों जो है, दोनों के वस्तु धुंधला दिखाई देता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि ये आदमी को जरा दृष्टि दोष हो गया है। जिस आदमी को दूर का भी वस्तु नज़दीक, दूर का भी नहीं दिखाई देगा और नज़दीक का भी नहीं दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, यानी दूर का भी धुंधला और नज़दीक का भी धुंधला, तो वो क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष होगा। अच्छा, आप लोग बताइए कमेंट में हमको कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है और इसको किस लेंस से सुधारा जाता है। तो बाइफोकल लेंस द्वारा हमारा जरा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। ये बाइफोकल लेंस जो रहता है इसमें अवतल दर्पण का भी गुण रहता है और उत्तल दर्पण का, तब ना दूर का भी संभाल लेता है और नज़दीक का भी संभाल लेता है। वेरी गुड, चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर हमारा 14 है कि रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती है। रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा धुंधली रोशनी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चले चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता, ब्लाइंड यानी ब्लाइंड मैंने कुछ नहीं दिखता है, ब्लाइंड मैंने पूरा अंधेरा है, ब्लाइंड स्पॉट। लेकिन आप लोग आंख खोल के यहाँ पढ़े, ये ना कि आंख बंद करके खाली आवाज़ सुन रहे हैं, तब वहाँ फिर आँखें बंद रह जाएगा एग्जाम सेंटर पे, तो ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ ध्यान से देखिए और देखिए कि सर सवाल को किस तरीके से बता रहे हैं और समझने की कोशिश करिए। तो सवाल नंबर हमारा पहला कह रहा है कि सवाल नंबर हमारा 15 कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। क्या नहीं होता है ब्लाइंड स्पॉट में, क्या नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में हमारा जो है रोडस और कॉन्स नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में रोडस और कॉन्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16 कह रहा है, यानी 16 कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में, किस चीज़ में माइनस और प्लस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली उपकरण एक ऐसा मात्र चीज़ है जिसमें ना नेगेटिव चिन्ह रहता है ना पॉजिटिव चिन्ह रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर होता है। वेरी गुड, चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है 19 विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। विद्युत हीटर आप लोग देखे होंगे, विद्युत आप लोग सब देखेंगे हीटर। अभी तो टेक्नोलॉजिया का ज़माना आ गया है। टेक्नोलॉजिया में जो क्या हो रहा है कि हर घर में अब चूल्हा उल्हा सब कुछ छोड़ दिया है, अब हीटर वीटर का इस्तेमाल होने लगा है। तो विद्युत हीटर में जो तार आता है वो किससे बना होता है, तो वो नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों, नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से याद करिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो आप लोग को अभी वक्त है मेहनत करने का, और मेहनत करिए। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीनन भरोसा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करिएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं उसकी क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होता है बच्चों, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति वास्तविक भी होता है और काल्पनिक होता है, यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वेरी गुड।
अगला सवाल हमारा कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न यानी विद्युत धारा जो पैदा करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, तो उस युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र माने जनरेटर। आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे कि जनरेटर लगता है और पूरा मरकरी जो है उंजेला करने लगता है, जिससे काला आदमी देखने में बहुत आसानी होता है। तो सवाल नंबर 23 हमारा कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं बच्चों, जनित्र कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान रखिए। लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है बच्चों, तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सबको पता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत एकमात्र एक ऐसा स्रोत है सूरज जो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जिसके वजह से हमें रोशनी मिलता है। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, हाइड्रो माने जल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, विलियम तथा कॉपर धातु, विलियम एवं कॉपर धातु। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 29 कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अवक्षेपण। हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अवक्षेपण, ऑक्सीकरण का अभिक्रिया नहीं। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी गुड, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट वाला हमारा कह रहा है कि कोई विलियम लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। देखो पहले समझो कि लाल लिटमस पत्र नीला किस में होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला जो करता है वो क्षार में करता है। लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार में होता है, और नीले लिटमस पत्र लाल कब हो जाता है, ये कमेंट में बताइए। नीले लिटमस पत्र लाल किस में होता है, तो आपको पता, सभी को पता है कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो क्षार का पीएच मान होता है 7 से 14। तो यहाँ हमारा पढ़ रहा है कि कोई विलियम लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका संभवतः पीएच मान क्या होता है, क्षार में पीएच मान क्या होगा बच्चों, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहाँ पे, तो 11 20 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 34 कह रहा है कि यशत पुष्प क्या है। यशत पुष्प क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा यशत पुष्प क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है सवाल नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने में पानी को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ऐसा है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल नंबर 36 कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी का सूंड जो है, जो हमको मारता है तुरंत, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें अम्ल जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मिथेनाइक अम्ल, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, मिथेनाइक अम्ल जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल बोलता है। इसी अम्ल के कारण मारता है तो हमारा मुँह तुरंत फूल जाता है, तुरंत एकदम फूल जाता है, बहुत बेकार दिखने लगता है। इसी अम्ल के कारण जो है तुरंत जो है किसी भी जगह पर काटेगा तो वो सूजन होने लगता है वहाँ पे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमारा सवाल नंबर
ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, CaSO4 1/2 HO2। वेरी गुड। सवाल नंबर हमारा आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमें कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। मैंने बताया अम्ल का पीएच मान, आप लोग कमेंट करिए। मैंने बताया कि अम्ल का पीएच मान 0 से 7 तक होता है और क्षार का पीएच मान 7 से 14 तक होता है। वेरी गुड। अब बताइए कि नीले लिटमस पात्र लाल कब हो जाता है, लाल लिटमस पात्र किस में हो जाता है। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा सवाल नंबर 39 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। अब सवाल नंबर 40 करें कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऑक्सीजन कब संयोजित होती है, ऑक्सीजन की संयोजित होती है। ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दो। तो आज यहीं तक वीडियो रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो है मॉडल पेपर को पार्ट 2 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 हम लोग कर लिए हैं, जिसमें 41 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें आगे का क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, इसके वजह से हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को बाद उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके आस पड़ोस, यानी आपके बड़े भाई, आपका छोटा भाई जो भी है, वो सब बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर पर कर पाए। तो ये मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।